गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का भूगोल, अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण। उसमें हम पढ़ने वाले हैं बस्तियां, परिवहन एवं संचार। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ साथ उसने नए नए कौशल विकसित किए, नए नई तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर वह विकसित मानव कहलाने जाने लगा। आइए इस अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रारंभिक मानव, बस्तियों का विकास, बस्तियों के प्रकार, परिवहन के साधन, संचार माध्यम, इन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। बस्तियां हम किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ व्याख्या की गई है, वे स्थान होते हैं जहाँ भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है, उसे बसाव स्थान कहते हैं। और आदर्श बसाव स्थान के लिए कुछ प्राकृतिक कारक जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। अनुकूल जलवायु है तो मानव वहाँ रहना पसंद करता है और इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बस्ती पाई जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होती है और इसीलिए जनसंख्या का घनत्व वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। इंसान के लिए पानी की आवश्यकता होती है और इसीलिए जनरली जहाँ पानी की उपलब्धता होती है उसी इलाके में वह अपनी बस्ती बसाना चाहता है। उपयुक्त भूमि खेती के लिए होती है और साथ साथ में कुछ औद्योगिक कामों के लिए भी होती है। उपजाऊ मिट्टी जो खेती करने के लिए उपयुक्त होती है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ उनकी बस्ती भी होती है। यहाँ एक शब्द दिया गया है कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। तो लोग जब मौसम के अनुसार आवागमन करते हैं तो उसको बोलते हैं ऋतु प्रवास। जनरली जो लोग पशु पालते हैं और वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरगाह की खोज में निकल जाते हैं और इसीलिए उनका ऋतु प्रवास हो जाता है। तो समय के अनुसार वह परिवर्तन या स्थलांतर करते हैं। हम प्रारंभिक मानव की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक मानव केवल भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने नए कौशल भी विकसित करना शुरू कर दिया और फिर खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना, घर बनाना, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल, अपने के लिए बेहतर बनाने की भी उन्होंने कोशिश की है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बस्तियों के कुछ चित्र, विभिन्न प्रकार के जो घरों के प्रकार होते हैं वो यहाँ दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और बस्तियाँ वे स्थान है जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। ये सिंपल व्याख्या आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बस्तियों का विकास किस प्रकार से हुआ है? तो हम देख रहे हैं कि प्रारंभिक मनुष्य ने जिस प्रकार से यहाँ तक का प्रवास किया है, वो प्रारंभिक मनुष्य वृक्ष एवं गुफाओं में निवास करते थे शुरुआत में। और जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनकी रक्षा करने के लिए उनको एक जगह ही स्थायी घर बनाना आवश्यक होने लगा था। और फिर बस्तियों का जो विकास हो गया है वो नदी घाटियों के निकट हुआ है, क्योंकि वहाँ जल की उपलब्धता होती ही थी, उपजाऊ जमीन होती थी खेती करने के लिए, और इसीलिए नदियों के किनारे उनकी बस्ती ज़्यादा विकसित होने लगी। साथ में व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां भी बड़ी होती गई है। जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, विनिर्माण कार्य बढ़ने लगा, वैसे वैसे उनकी बस्तियां भी बढ़ने लगी। तो नदी घाटी के जो निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यता का विकास हो गया प्रारंभिक काल में। और इस प्रकार से नदियों के किनारे दुनिया में बहुत सारे सभ्यताओं का विकास हो गया, जैसे कि नाइजेरियन संस्कृति, सिंधु संस्कृति, तिग्रिस संस्कृति जैसे हमने नाम सुने हैं। तो इस प्रकार से नदियों के किनारे ही इनकी बस्ती पनपने लगी थी, उनका विकास वहाँ होने लगा था और इसीलिए वहाँ नदियों की संस्कृति का भी विकास हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि बस्तियों के प्रकार क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने देखे कि बस्ती का मतलब ये स्थान है जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। ये सिंपल व्याख्या हमने देख चुके हैं। तो बस्तियों के प्रकार दो है, इसमें एक है स्थायी और दूसरा है अस्थायी। तो स्थायी में क्या करते हैं लोग कि लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, और अस्थायी में कुछ समय के लिए बस्तियां बनाई जाती है और बाद में वो निकाल दी जाती है या उसको हटा दिया जाता है। तो लोग जो घर बनाते हैं
और वहाँ रहते हैं, तो उसमें हम दो प्रकार के देखेंगे, एक है शहरी और दूसरा है ग्रामीण। तो ग्रामीण की जो बस्तियाँ है, तो शहरी की अगर बस्तियाँ हम देखेंगे तो वो सघन ही होती है, शहरी में झोपड़पट्टी भी प्रकार भी होता है घर का। साथ में अगर ग्रामीण की बात करेंगे तो ग्रामीण में दो प्रकार के घर होते हैं, जैसे कि बस्तियाँ होती है, जैसे कि सघन बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती। सघन का मतलब होता है कि वो पास पास में लगे हुए रहते हैं, और प्रकीर्ण मतलब क्या है, दूर दूर पर उनके घर होते हैं, इसीलिए उसको प्रकीर्ण हम कहेंगे। और अस्थाई में जो घर बनाने वाले या अस्थाई घर बनाने वाले जो लोग होते हैं, जनरली आखेटक, संग्रहण करने वाले, स्थानांतरित कृषि करने वाले एवं ऋतु प्रवास करने वाले लोग अस्थाई प्रकार की बस्तियां बनाते हैं। तो ये हो गए बस्तियों के प्रकार। बस्तियां की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अभी पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर बारिश होती है, धूप होती है, ठंडा होती है, इसके लिए अपनी रक्षा करने के लिए इस प्रकार के वो घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ ढाल वाली छत बनाते हैं, जैसे कि मतलब ये घर है और इसका जो घर है इस प्रकार से ऐसे ढाल वाले घर होते हैं। और जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाते हैं। तो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर ये ऐसे घर बनाते हैं। और फिर गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है ताकि उनका अंदरूनी हिस्सा गर्म ना हो। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है, और नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण कार्य, व्यापार करना, सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। तो ये हो गई बस्तियों की कुछ विशेषताएं। यहाँ हम देख रहे हैं सघन बस्ती, जिस हम कहते हैं सघन बस्ती, जो पास पास में घर नजर आते हैं। ये प्रकीर्ण बस्ती है, यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर है, तो इस प्रकार से अपने को घर नजर आते हैं, तो उसको हम बोलेंगे प्रकीर्ण बस्ती। ये स्टील पर मकान बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये ऐसे स्टील पर, मतलब नीचे का जैसा मतलब आजकल के जो अपार्टमेंट होते हैं इस प्रकार से नीचे पार्किंग के लिए जगह रखते हैं, तो ये जनरली उस इलाके में होती है। जैसे मतलब ये दलदली इलाका, पानी की नजर आ रहा है, तो ये दलदली इलाके में पानी अंदर ना आए घर में, इसीलिए इस इलाके में इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि सेटलमेंट पैटर्न्स, तो विभिन्न प्रकार जो बस्तियां होती है, जैसे डिस्पर्स्ड हमने देखे थे, डिस्पर्स्ड बस्तियां देखे थे हमने, लिनियर एक ही लाइन में देखे थे, और न्यूक्लिएटेड जो बस्तियां होती है वो देखे हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे मतलब ये रोड है, या तो यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर है, तो डिस्पर्स्ड दूर दूर बनाए जाते हैं घर। और दूसरी बात है कि रोड है और रोड के दोनों तरफ घर दिखाई देते, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई देते हैं। और ये न्यूक्लिएटेड मतलब एक ही जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा बस्तियाँ पाई जाती है, तो इस प्रकार की बस्तियों को हम न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कह सकते हैं। यहाँ मानव बस्ती दिखाई दे रही है। अगला मुद्दा है हमारा मानवीय पर्यावरण का परिवहन। तो परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पुराने समय में तो अधिक दूरी की यात्रा करने में बहुत ही समय लगता था, और उस समय लोग पैदल भी चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए जानवर और पशुओं का भी इस्तेमाल करते थे। जैसे ही पहिए की खोज हो गई तो परिवहन और आसान हो गया। लेकिन आज भी लोग की अगर बात करेंगे, जैसे ग्रामीण इलाके में जाएंगे, आज भी लोग बैल बंडी या पशुओं का या गधों घोड़ों का इस्तेमाल करते हुए परिवहन का उपयोग करते हैं, परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। अगर भारत देश की हम बात करेंगे तो भारत देश में सामान्यतः जो गधे होते हैं, खच्चर, बैल, ऊंट, इनका उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा नामक एक प्राणी होता है, उसका उपयोग किया जाता है। तिब्बत में याक नामक प्राणी का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रारंभ में विदेशी व्यापारियों को भारत पहुंचने के लिए अनेक महीने लग जाते थे, और इसीलिए वह समुद्री मार्ग तथा थलीय मार्ग की यात्रा करते थे। लेकिन हवाई यात्रा शुरू हो गई तो हवाई यात्रा ने परिवहन को और द्रुत मतलब तेज बना दिया। तो इस प्रकार से परिवहन में एक संचार और एक क्रांति आ गई। परिवहन के हम साधन देख रहे हैं आप, उसके प्रकार। तो परिवहन 4 प्रकार के दिखाई देते हैं, जैसे कि सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग, वायु मार्ग। सड़क मार्ग भी 2 प्रकार के होते हैं, पक्की सड़क और कच्ची सड़क। तो पक्की सड़क का मतलब होता है कि जो जैसे कि डांबर रोड जिसको हम बोलते हैं, मेन रोड बोलते हैं, कंक्रीट रोड बोलते हैं, उसको पक्की सड़क बोलेंगे। और कच्ची सड़क मतलब कि सीधी सीधी मिट्टी या मुरुम डाला रहता है, वो गिट्टी डाली रहती है, उसको हम कच्ची सड़क बोलेंगे। रेल मार्ग भी होते हैं, जैसे कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, इस प्रकार से प्रकार होते हैं। साथ साथ में सुपर फास्ट ट्रेन भी होती है, और इसमें मेट्रो ट्रेन,
बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप ट्रेन, इस प्रकार के भी रेल मार्ग होते हैं। जल मार्ग की अगर बात करेंगे तो अंतर्देशीय और समुद्री मार्ग, ये दो प्रकार होते हैं। इनको विस्तार से भी हम आगे देखने वाले हैं। और वायु मार्ग, ये चार प्रकार के परिवहन के साधन हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं चित्र में भी वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग। चित्र में भी हम देख सकते हैं कि लैंड, सी एंड एयर पर जो यातायात के साधन होते हैं, इस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं। कम, जैसे कि सड़क मार्ग की हम बात कर रहे हैं, तो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जो मार्ग है वो है सड़क। और सड़क भी पक्की एवं कच्ची हो सकती है। मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो सड़कों का घना जाल बिछा हुआ रहता है, क्योंकि वहाँ रोड बनाना बहुत ही आसान होता है। प्लेन इलाका होता है, मैदानी प्रदेश होने के कारण रास्ते आसानी से बच जाते हैं। मरुस्थल, वन और ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनाई हुई है आजकल। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह जो राजमार्ग है वो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। और भूमिगत सड़कों का भी भूमिगत मार्ग या सबवे उसको कहते हैं, जैसे कि फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। तो ये हो गए सड़कों पर बनाए गए या सड़कों की कुछ विशेषताएं और प्रकार। पक्की सड़क, जैसे कि हम रोड पर कुछ यातायात के साधन चलाते हैं तो इस प्रकार से हमको नजर आते हैं। रेल मार्ग की हम बात कर रहे हैं तो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों को आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। और वाष्प इंजन की जैसे ही खोज होगी तो वो कुछ तेजी से चल रहा था, लेकिन बाद में डीजल से चलने वाली जो इंजन होते थे उसका इस्तेमाल करने की वजह से औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में और सहायता प्रदान की। सुपरफास्ट रेलवे गाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। भारतीय रेल मार्ग का जाल जो होता है वह भली भांति विकसित है और यह एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जाइनिंग से लासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो हम जलमार्ग की बात करें तो अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग का इस्तेमाल बहुत ही सस्ता हो सकता है। और इसके लिए सस्ता इसीलिए है क्योंकि इसके लिए कोई रोड बनाने की जरूरत नहीं होती है, केवल अपने पास वह यातायात का साधन होना चाहिए, मतलब जहाज जैसी चीज़ें होनी चाहिए। और जलमार्ग दो प्रकार के होते हैं, ये हमने इसके पहले देख चुके हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री जलमार्ग। तो ये नाव्य नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए करते हैं, जैसे कि उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होता है, उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक है, दक्षिण अफ्रीका में नील नदी है। इसका इस्तेमाल केवल देश के अंतर्गत ही इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए अंतर्देशीय जलमार्ग हम इसको कह सकते हैं। और समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग इंटरनेशनल, जो विदेशी या अन्य देशों के साथ संपर्क करने के लिए, अन्य देशों तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली व्यापारिक माल व सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए इस रास्ते का, इस मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन होते हैं, जैसे पोर्ट है एशिया में सिंगापुर और मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, जैसे ये विश्व के महत्वपूर्ण पोर्ट होते हैं। वायु मार्ग है तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग कहा जाता है और ईंधन की इसमें ज़्यादा लागत होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा भी कहा जाता है। लेकिन इसकी कुछ खामियां भी होती है, जैसे कि खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से यह प्रभावित हो सकता है और यह सर्वाधिक दुर्गम एवं दूरस्थ स्थानों तक पहुंच सकता है कि जहां
आसानी से रास्ते बनाए नहीं जा सकते या रास्ते नहीं है, ऐसे दुर्गम इलाके में ये आसानी से पहुंच सकता है। अगर हेलीकॉप्टर की हम बात करेंगे तो अगम्य स्थान, अगम्य मतलब जहां हम पहुंच नहीं सकते हैं, जहां इंसान की पहुंच नहीं है, ऐसे इलाके में भी संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े और दवाई बांटने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण जो हवाई पतन है विश्व में वो है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा जैसे कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। संचार की हम बात करें तो संचार दूसरों के पास तक पहुंचना और पहुंचाने की एक क्रिया होती है। और तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए नए साधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसका विकास भी कर लिया है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में एक सूचना क्रांति आ गई है और सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा और मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। कि जैसे कि आज हम इस अध्याय को पढ़ रहे हैं और यह अध्याय, यह वीडियो या मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो आप जिस साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक क्रांति है। तो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं और इसीलिए इनको जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में और तीव्रता आ गई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी, इसीलिए सैटेलाइट बहुत ही सहायक साबित होते हैं। हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भी भेज सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर भी हम मैसेज भेज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हमारा जीवन और सुखमय हो गया क्योंकि हम बैठे बैठे कहीं शॉपिंग करने के जाने की जरूरत नहीं है। हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, कोई कैश की जरूरत नहीं होती है। और इसीलिए इंटरनेट ने हमारा जीवन बहुत ही सुखकर कर दिया है। आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं क्योंकि आज के ज़माने में हम दुनिया के किसी भी कोने में क्या हो रहा है वो लाइव देख सकते हैं और इसीलिए एक बृहद विश्व समाज का निर्माण हो रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि संचार माध्यमों का विकास किस प्रकार से हुआ है। एक ज़माना था कि लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए फेस टू फेस फिजिकली जाना पड़ता था, लेकिन बाद में यही कुछ तकनीक है, जैसे कि कोई अगर कुछ मैसेज पहुंचाना है तो ये डफले बजाकर लोगों को मुनारी देकर या आवाज़ देकर उनको मैसेज दिया जाता था। बाद में पोस्टमैन आ गए हैं तो पोस्टमैन अपनी डाकिया डाक लेकर आते थे और अपने को संदेश भेज देते थे। बाद में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आ गए और फिर इस ज़माने में हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गया संचार माध्यमों का विकास। चित्र में हम देख रहे हैं कि संचार माध्यम कौन कौन से होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपको इस अध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर अगर देखना है तो इस ब्लॉग पर आप विजिट कर सकते हैं। जो इस प्रकार यहाँ घर दिखाया गया है इसको इग्लू कहते हैं, जो बर्फ से बने हुए आवास होते हैं और ये आमतौर पर ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसको इग्लू कहते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है और स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। और यह स्वर्णभुजीय महामार्ग की जो योजना है, यह योजना दिवंगत माजी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इनके कार्यकाल में लिया गया था। यातायात के लिए हम पशुओं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये घोड़ा गाड़ी नज़र आ रही है। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग है। भारत में जो स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग है, जैसे कि हमने इसके पहले बात कर चुके हैं, वह दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कच्ची सड़क का यह उदाहरण हम देख रहे हैं जो गाँव में पाए जाते हैं जनरली। यहाँ हम देख रहे हैं ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कहा जाता है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक पहुंचता है, जैसे कि यह महामार्ग दिखाया गया ही है। अंतर्देशीय जलमार्ग जो नदियों का इस्तेमाल किया जाता है या कोई लेक होते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है अंतर्देशीय के लिए। या हेलीकॉप्टर भी हम देख रहे हैं कि जो दुर्गम भागों में मदद पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के प्रमुख समुद्र और हवाई पतन इस नक्शे में आपको दिखाई देते हैं।
दोस्तों इस प्रकार से हमने अध्याय 7 मानवीय पर्यावरण में हम बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार को समझने की कोशिश की है।